जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीडियो मॉडल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज फंडामेंटल राइट। प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 1 to 11. टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल 12 to 35. तो मूल अधिकार जो है वो हमारे भाग 3 में दिए हुए हैं। भाग 2 और भाग 1 हम देख चुके हैं। मूल अधिकार की जो साधारण परिभाषा है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में दी हुई है। तो हम अनुच्छेद 12 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है परिभाषा में, इस भाग में जब तक किस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। फिर हम आर्टिकल 13 देखेंगे, मूल अधिकारों के असंगत व उनका अल्पीकरण करने की विधियां। मतलब मूल अधिकारों की असंगत क्या है या उनको कैसे कम किया जा सकता है, इस बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 13 का खंड 1 है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वह इस भाग के उपबंधों के असंगत है। मतलब संविधान लागू होने के पहले जो भी हमारे नियम थे, अगर वो इस विधि के मतलब विपरीत होंगे तो वो आज से असंगत माने जाएंगे, वो नहीं माने जाएंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे अनुच्छेद 15 का खंड 2, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यूनतम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तीसरा देखेंगे, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, मतलब जब तक कोई संदर्भ न दिया गया हो तब तक विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने पर कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा है। प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसरित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। इसका चौथा भाग अगर देखें तो इसमें बताया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए प्रावधानों के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। ये एक रेफरेंस दे दिया गया है। फिर अगर हम समता का अधिकार देखें, राइट ऑफ इक्वलिटी, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता, मतलब सभी विधि के समक्ष समान होंगे, वो चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो या कोई भारत की मनरेगा में काम करने वाला भारत का मजदूर। इसमें हम देखेंगे लिखा है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जो संविधान है वो हमारे संविधान में शब्दों को क्लियर कट नहीं लिखा गया है, बल्कि घुमा फिरा के लिखा गया है, जिसको एक सामान्य नागरिक आसानी से नहीं समझ सकता। और इस संविधान को हमारे देश में वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आप शब्दों को ध्यान से गौर से देखिए, राज्य यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब सभी समान नागरिक होंगे, सभी के लिए समान विधि होगी। अब अनुच्छेद 15 में हम देखेंगे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। मतलब कोई भी नागरिक हो उसके साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
इसको अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। आर्टिकल की भाषा में देखें तो अनुच्छेद 15 का खंड 1 कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सब क्लास 2 बोलता है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्तों के अधीन नहीं होगा। मतलब ये कहता है कि हमारा आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी नागरिक जो पब्लिक के लिए कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क या कोई रेस्टोरेंट या दुकान या कोई मनोरंजन के सार्वजनिक स्थल सभी के लिए खुले रहेंगे। इस जगहों पे किसी के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी इसके रेफरेंस 3, 4, 5 में दिए गए हैं जो संविधान के संशोधन हुए हैं। अगर हम आर्टिकल 16 देखें तो लिखा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता बताया गया आर्टिकल 16 में। तो इसका सब क्लास 1 कहता है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। इसमें बता रहा है कि अगर आप राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति के संबंधित विषय में सभी नागरिक के लिए अवसर की समता होगी, मतलब कि राज्य की या केंद्र सरकार की कोई भी नौकरियां होंगी तो उसमें सभी नागरिकों को एक समान देखा जाएगा, मतलब समता होगी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है हमारा आरक्षण। आरक्षण उन वर्गों को दिया गया है जो पहले से दबे थे, तो इसमें एक्सेप्शन कह सकते हैं, लेकिन ये अभी कुछ वर्षों के लिए ही माना जा सकता है। अगर हम सब क्लास 2 देखें तो इसमें राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल राज्य के अधीन, शब्दों को ध्यान से देखिए, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में कोई धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास व इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। मतलब कोई मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इफ ही वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके साथ ये सारे कोई भेदभाव नहीं किए जाएंगे। अगर हम इसका सब क्लास 3 देखें तो इसमें दिया गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद में कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। ये उपबंधों को हम देख लिए हैं। अब हम आर्टिकल 17 पे बात करेंगे। अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जिसे हम कह सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत करता है और संविधान कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 17 और 35 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो ये जो 1955 में एक अधिनियम पारित किया गया है उसके बारे में रेफरेंस दिया गया है। और उपाधियों के बारे में बताया गया है कि उपाधियों का अंत होगा। जो हमारे पहले राजाओं को द्वारा उपाधियां दी जाती थी, उन उपाधियों के लिए अंत की व्याख्या की गई है।
और कहा गया है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी देश विदेशी राज्य के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। शब्दों को ध्यान से देखिए। और चौथा है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब इस पे उपाधियों पे अंत लगाया गया तथा बताया गया है कि कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसमें भारत एक एक्सेप्शन साबित हुआ था, किंतु अभी भारत में एक उपाधि नहीं बल्कि एक सम्मान के तौर पर दिया जाता है और आप इसका अपने नाम के आगे उपयोग नहीं कर सकते। फिर दूसरा जो है, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो विदेशी राज्य कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। तथा अगर राज्य के अधीन लाभ या किसी पद को धारण करते हुए आप किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पे हैं और कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना भी नहीं धारण कर सकते। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि बिना राष्ट्रपति के अनुमति के स्वीकार नहीं करेगा और ऐसा उसे करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो हम ये देख चुके हैं अपना मूल अधिकार, और आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।